ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना या फ्रीलांसिंग करना बहुत ही आसान है काम, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। बहुत सारे स्टेज के स्टूडेंट्स एजेंसी रन कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग में हैं। सो इतने सालों में हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को देखा है एजेंसी रन करते हुए। चैलेंजेस, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। इस फील्ड की प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको, एजेंसी को स्टार्ट करने में ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो शून्य है। पहले से अगर आपके पास लैपटॉप है, पता चला आप शुरू कर दिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए हर तरह के लोग एजेंसी स्टार्ट किए हुए हैं, बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के वो एजेंसी स्टार्ट किए हुए हैं। इसकी वजह से जो एजेंसीज हैं, बहुत सारे उसमें से 70 60 70 80% एजेंसीज खराब हैं। उनके जो सर्विसेज हैं, बिकॉज एजेंसी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विसेज हैं जो उतने अच्छे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली ही नहीं कि एजेंसी कैसे स्टार्ट करना। आप कोई भी कंपनी शुरू कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको खुद में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, समझना चाहिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे ब्लंडर हो जाते हैं जिसको कि बाद में ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, अगर हम स्टार्टिंग से ध्यान ना दें। तो इन्वेस्टमेंट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो की वजह से बहुत सारे खराब एजेंसीज चल रहे हैं। और लोगों का कई बार डिजिटल सर्विसेज को लेकर के एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, और फिर उससे इंडस्ट्री का भी नाम खराब होता है। तो आप लोग में से जितने भी लोग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अच्छी एजेंसी रन करिएगा। ठीक है। बिकॉज आपके कंधे पे पूरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। है ना? नहीं तो कल कोई आके बोलेगा कि अरे ये तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने में हमें कई सारे वर्टिकल्स पे ध्यान देना पड़ता है। और से भी मतलब, मैं एजेंसी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का है। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स लगेंगे, जिसमें से लीगल है, मैनेजमेंट है, हायरिंग है। आप एजेंसी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें लगेंगी, है ना? ठीक है। प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केटिंग है, एंड सेल्स भी मैं कह रहा हूं। मार्केटिंग एंड सेल्स है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लगेगा। ये मैं अगर बेसिक बेसिक बात करूं, सी फ्रीलांसर और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इनके अंदर ये फर्क है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बड़ा सा हॉस्पिटल रन कर रहा हूं, तो हॉस्पिटल में सारी चीजें होती। हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट है। आप उसमें एंटर कर जाइए, जिसको हार्ट की बीमारी है वो भी ठीक करा सकता है, किसी को पैर टूट गया वो भी ठीक करा सकता है। हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन भी है, हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं, सब कुछ उसी हॉस्पिटल में है। तो एजेंसी एक हॉस्पिटल को रन करने जैसा है। और फ्रीलांसर जो है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह है। आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप हार्ट सर्जन हैं, तो आप एक फ्रीलांसर हैं। आपकी एक अपनी एक्सपर्टीज है, और उसी एक्सपर्टीज के ऊपर आप काम लेते हैं, करके दे देते हैं, कहानी खत्म। आप किसी को हायर नहीं करते, कोई आपको हायर नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी काम हुआ हुआ। तो फ्रीलांसर जो है उसकी अपनी सिंगल एक एक्सपर्टीज होती है, उस एक्सपर्टीज पे वो प्रोजेक्ट लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। जब आप एजेंसी रन कर रहे हैं, यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल, जहां पे कि आपको सारे डिपार्टमेंट, सारे वर्टिकल्स देखने हैं और आपको ग्रो कराना है, तो जिम्मेदारी ज्यादा है।
ना उसमें एजेंसी रन करने में आपको ये सारे वर्टिकल्स, ये सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। तो इट्स प्रेफरेबल कि आपके साथ कोई एक को फाउंडर भी हो, बिकॉज अकेले आपके लिए सारे वर्टिकल्स देखना मुश्किल काम है। तो जब आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करिए अगर पॉसिबल होता है कि कोई साथ में पार्टनर या को फाउंडर भी रहे, है ना, क्योंकि काम ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जबरदस्ती को फाउंडर नहीं लेते। आजकल तो ऑनलाइन भी को फाउंडर मिल जाते हैं, पर ऐसे नहीं लेते। को फाउंडर मतलब आपसे उसके वाइब्स मैच करने चाहिए, और आप दोनों की एक्सपर्टीज अलग अलग चीज़ों में होनी चाहिए। दोनों के दोनों सिर्फ डिजिटल मार्केटर हैं तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों फिर एक ही काम करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। डिवाइड होना चाहिए काम। तो प्रेफरेबल कि अगर कोई को फाउंडर हो, क्योंकि आपका लोड ज़्यादा है। स्टार्टिंग विथ लीगल, एक एक एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे कैसे आप सेटअप करते हैं। स्टार्टिंग विथ लीगल, सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है नेम। नेम ऑफ द कंपनी। तो आप सोचिएगा कि नेम में तो क्या है, नाम तो मैं जो मर्जी लिख दूं, मगर ऐसा नहीं है। नाम, आपकी एजेंसी का नाम, एक बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आपको सोचने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ये नाम मुझे पसंद आ गया और यही मेरे कंपनी का नाम होगा, ऐसा नहीं करते। नेम ऑफ द कंपनी में हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं। पहला, क्या ये नाम ट्रेडमार्क तो नहीं है। ट्रेडमार्क उसका देखना जरूरी है, किसी और ने तो नहीं यूज करके कॉपीराइट लिया हुआ है। दूसरा, क्या ये नाम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। सोशल मीडिया यूजर नेम अवेलेबिलिटी, मैं इसको सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी लिख दे रहा हूं, बट आप समझ जाइए कि ये सोशल मीडिया यूजर नेम अवेलेबिलिटी है। क्या मुझे इंस्टाग्राम पे ये नाम मिल जाएगा, क्या मुझे फेसबुक पे ये नाम अवेलेबल मिलेगा अभी आज के टाइम पे। सो नाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम, नीश और टॉपिक बेस्ड, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नीश और टॉपिक बेस्ड नेम में हाँ या ना करना। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा आपको। नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें वन और टू वर्ड्स हो, उससे ज्यादा ना हो। वन और टू वर्ड्स, उससे ज्यादा ना हो। जैसे सोशल पंगा, सोशल पंगा में दो वर्ड है ना। तो ऐसे दो वर्ड हो, उससे ज्यादा तीन वर्ड चार वर्ड के नाम थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू, इजी हो प्रोनाउंस करने को, इजी टू प्रोनाउंस, एंड स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएं, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो आपका नाम जो है वो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। एंड स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस ना हो आपके नाम में। अवॉइड करिए कि डैश वैश ना हो, ये सब ना रहे। तो नाम हमें लेते डिसाइड करना आसान काम नहीं है। हो सकता है 1 घंटे में अच्छा नाम समझ में आ जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए। दैट डिपेंड्स। ठीक है। जैसे पहले पुराने जमाने की मूवी में आप देखोगे तो कंपनी के नाम कैसे होते थे, संजीव एंड सन्स, है ना, होते थे ना ऐसे नाम। तो संजीव एंड सन्स खोलना आसान है, बेचना मुश्किल। वाई एनीबडी विल बाय संजीव एंड सन्स, है ना, उसके उसका भी तो नाम संजीव होना चाहिए फिर। तो अपना नाम कंपनी के नाम में घुसाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसे सेल करना मुश्किल जाएगा। आप अगर आगे चल के 5 साल 6 साल बाद कंपनी बेचना चाहते हैं, तो उस वक्त ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आपका नाम उस कंपनी के नाम में है। तो वो जेनरिक नहीं रहा ना, जो बाय कर रहा है बेचारा, उसको फिर घर में ढूंढना पड़ेगा किसका नाम ये वाला है, बताओ। नहीं रहा तो फिर उसके लिए वो हिस्ट्री। वैसे नाम, अपने नाम के ऊपर कंपनी स्टार्ट करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन फिर वो नाम ना इतना आसान नहीं होना चाहिए लोगों को पकड़ में आना। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट कर दिया योगेश मीडिया एजेंसी, ठीक है, स्टार्ट तो कर सकता हूं, लेकिन इसको सेल करना मुश्किल जाएगा। वाई एनीबडी विल बाय योगेश मीडिया एजेंसी, है ना।
वैसे आप देखिएगा तो मर्सिडीज जो है, मर्सिडीज इज अ नेम, है ना। मर्सिडीज जो कार कंपनी है ऑटोमोबाइल में, वो एक नाम ही तो है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि वो एक नाम है। तो वो ब्रांड चलता है, वो ब्रांड बन गया, इतना बड़ा बन गया, बट इट्स अ नेम। बास्किन रॉबिन्स जो आप देखते हैं, बास्किन रॉबिन्स जो आइसक्रीम बनाते हैं, वो तो जीजा साला थे। जीजा और साला होते हैं ना घरों में, तो जीजा और साला मिलकर स्टार्ट किए थे बास्किन रॉबिन्स, उनके सरनेम है वो। लेकिन अब अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, शुड अवॉइड नेम, इट बिकम्स। दूसरा, ये जो मैं बात कर रहा हूं नीश और टॉपिक वाले नेम, इसका एक नाम का बैड एग्जाम्पल में से अगर कोई देखा जाए तो फिजिक्स वाला है। फिजिक्स वाला जो अभी एजुकेशन में है, अब ये बेचारे ने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल और ये सिखलाते थे फिजिक्स, तो इन्होंने नाम रखा फिजिक्स वाला। ये अलग बात है कि टाइम के साथ वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई और उसमें मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाने लग गए, केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए। स्टिल व्हेन यू हियर दिस नेम, आपको लगता है फिजिक्स पढ़ाते होंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक यही लगता है कि वो फिजिक्स पढ़ाते होंगे। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद इन्होंने एक दिन डिसाइड किया, मतलब ये इस लेवल पे थे कि हमें नाम बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स वाला का अपना एक पॉजिटिव बच्चों में जो बना हुआ है, वो ब्रेक हो रहा था, फिर वो रीसेट हो जाता इतने दिन की मेहनत और ब्रांडिंग। तो इन्होंने इसमें शॉर्ट फॉर्म लगाया कि हम PW बोलेंगे आज से, है ना। फिर उनको लगा यार PW कुछ मजा नहीं आ रहा, ना तो कोई कंपनी का नाम लग रहा है ना कुछ लग रहा है। देन दे केम अप विद विद्यापीठ, कि हम आज से हर जगह विद्यापीठ बोलेंगे और बच्चों को भी बोलेंगे तुम विद्यापीठ बोलो, है ना। बैग वैग पे विद्यापीठ लिखना शुरू किए। ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि शुरुआत का नाम गड़बड़ हो गया। अब उसको बाद में फिक्स करते रहना पड़ रहा है ना। क्योंकि उस टाइम पे वो सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, इतना ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अगर आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग से ही ये सब केसेस कंसिडर करिए, ये हो जाएगा अगर आपकी कंपनी बड़ी हो गई तो शुरुआत में ही कोशिश करिए कि आप अपने यहाँ पे नाम देते समय रेस्ट्रिक्टेड नाम ना दे दें। रेस्ट्रिक्टेड नाम जैसे फिजिक्स वाले ने कर दिया, अब उनको फिक्स करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ओपन रहे, थोड़ा सा ऐसा रहे कि कल को अगर कुछ और भी मैं ऐड करना चाहूं अपने बिजनेस के अम्ब्रेला में, तो मैं ऐड कर पाऊं। जैसे सोशल पंगा चाहे तो सोशल मीडिया का कोई भी आइटम वो ऐड कर सकता है, इट विल बी ओपन फॉर दैट। लेकिन अगर वो सोशल पंगा के बजाय स्नैपचैट पंगा बन जाए, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। तो दोनों में सोशल पंगा इज अ गुड नेम एज कंपेयर टू स्नैपचैट पंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ट्रेडमार्क में, ट्रेडमार्क चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं योगेश मीडिया एजेंसी के नाम से स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले आना है ट्रेडमार्क सर्च करना है। क्या किसी ने इंडिया में इसे ट्रेडमार्क किया हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सर्च है ट्रेडमार्क का, यहाँ पे हम आएंगे। ट्रेडमार्क कैटेगरी वाइज होती है, कैटेगरी वाइज इन द सेंस, जैसे मैं स्टेंज एजुकेशन में चला रहा हूं, नाउ एनी बडी कैन स्टार्ट स्टेंज हॉस्पिटल, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो एजुकेशन सेक्टर में है। कल को कोई स्टेंज के नाम से हॉस्पिटल रन करे तो हम उसको रोक नहीं सकते, है ना। हाँ, स्टेंज के नाम से वो एजुकेशन में नहीं एंटर कर सकता। तो हर कैटेगरी में ट्रेडमार्क होता है। सो यहाँ पे आप कैटेगरी मतलब क्लास समझिए और स्टार्ट ले, लेट्स लेट्स स्टार्ट विद योगेश। तो मैंने यहाँ पे योगेश नाम डाला और ट्रेडमार्क कैटेगरी मैंने चूज किया 42। 42 इज फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। सो हम लोग चूंकि डिजिटल मार्केटिंग में सर्विस ही दे रहे हैं, इसलिए 42। 42 एंड 35 ये आपके दो कैटेगरीज होंगे, दो क्लासेस होंगी। अगर सो योगेश के नाम से ये सब चीजें ट्रेडमार्क्ड हैं। वर्डमार्क और नेम दो चीजें हैं। वर्डमार्क का मतलब लोगों को कॉपीराइट कर लेना, ये लोगो हमारा है, कोई नहीं यूज कर सकता। और
नाम को भी ट्रेडमार्क करना। तो जैसे योगेश्वर 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 इंडिया ने ये ट्रेडमार्क किया हुआ है 42 के अंदर में, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मतलब इनका ट्रेडमार्क हो चुका है। नाउ दे कैन स्टार्ट यूजिंग दिस आर, एंड इफ योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, यू यूज टीएम। तो ये ट्रेडमार्क के लिए ध्यान में रखना है अपने को, टीएम एंड आर। तो इनका चूंकि रजिस्टर्ड है, ये आर यूज कर सकते हैं। इनका अबंडेंट है, इनको ये हुआ ही नहीं इनका ट्रेडमार्क, ये कुछ भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नीचे वाला भी जो है वो विड्रॉन है, इनका भी एप्लीकेशन विड्रॉ हो चुका है, तो ये भी कुछ नहीं यूज कर सकते, इनका ट्रेडमार्क कंप्लीट नहीं हुआ। इन तीनों में से कंप्लीटेड सिर्फ सेकंड वाला है। तो इस तरीके से हम ट्रेडमार्क सर्च कर लेते हैं अपने नाम के लिए। ठीक है, तो आप यहां पे चेक करिएगा कि आपके दिमाग में जो नाम है, क्या वो क्लास 35, दो हैं क्लासेस एजेंसी के लिए, क्लास 35 एंड 42, ये दोनों एजेंसीज की क्लासेस हैं। कुछ लोग 42 में करते हैं, कुछ लोग 35 में करते हैं। डिफरेंस, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी अगर आप चला रहे हो, टेक्नोलॉजी कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आपको मिलेंगे 42 में। ठीक है, कंसल्टेंसी अगर आप चला रहे हो और किसी को बिजनेस सर्विसेज आप दे रहे हो, तो ये 35 में है। इसीलिए कंफ्यूजन है, कुछ लोग 35 में करते हैं, कुछ लोग 42 में करते हैं। ठीक है, आपको दोनों में चेक कर लेना चाहिए। सो ट्रेडमार्क यहां पे हम लोग चेक करेंगे, मैं भी आपको करने को दूंगा। और नाम के आइडियाज के लिए हम लोग यूज करेंगे नेमलिक्स। तो नेमलिक्स इज वन टूल जो आपको हेल्प करता है नेम आइडियाज में। कई बार क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि नाम क्या लें, बिजनेस का नाम क्या होगा। तो हम लोग नेमलिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेमलिक्स में कई सारे तरह के नाम हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज, ऐसा कुछ मैंने किया, जनरेट किए। जनरेट करने पे आपसे पूछेगा कि कैसा नाम चाहिए। तो जैसे इसमें है स्पेलिंग को गड़बड़ कर देने वाला नाम, तो जैसे लिफ्ट को LYFT कर दिया, वैसा वाला है ना, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ कर देना। रियल वर्ड्स यूज करना, जैसे एप्पल, amazon, ये सब तो रियल वर्ड्स हैं, डिक्शनरी से लिए हुए वर्ड्स हैं। या फिर नॉन इंग्लिश वर्ड यूज करना, लाइक ऑडी और टोयोटा, इस तरह के नॉन इंग्लिश वर्ड, ओला है, आप यूज करना चाहते हैं क्या। तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं कि मैं ऑल्टरनेट स्पेलिंग वाले में जाना चाहता हूं, भाई मुझे बताओ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो भी चलेगा। फिर कैसा चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव चाहिए, कम क्रिएटिव चाहिए, ये बताया आपने। फिर थोड़ा यहाँ पे मैंने ब्रीफ कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया से सोशल मीडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ दे दिए, और अपना जो प्रॉम्प्ट है वो तो ऊपर है ही, और जनरेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, कुछ मुझे वर्ड्स देगा, नेम देगा, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थोड़े थोड़े इधर उधर रहेंगे। देखिए, जैसे सोशल विद डबल आई, है ना, मीडिया के लिए मीडिया कर दिया। यू कैन, ब्लॉकटिव, ब्लॉकटिव, ये काम कर दिया। इंस्टाग्राम तो स्पेलिंग मिस्टेक किया नहीं है, ई से कर रहा है क्या पता नहीं। सोशल नेक्स्ट, ये भी आप देख रहे हो, सोशल का स्पेलिंग चेंज कर दिया, है ना। पॉपुलार्क, ऐसा एक नाम दे दिया, ट्विट्स। सो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे नाम आपको सजेस्ट कर रहा है। अब आपका काम ये होना चाहिए कि इसमें से जो नाम पसंद आया, उसको आप ट्रेडमार्क पे सर्च करिएगा, क्या वो रजिस्टर्ड है, वहां खाली मिल गया। दूसरा, उसी के बाद इमीडिएटली हम चेक करेंगे उसकी सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी। जैसे मान लीजिए विथ डबल आई, सोशल विथ डबल आई, तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो instagram.com
स्लैश सोशल। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा कि यस कोई तो यूज कर रहा है, खुल जाएगा किसी का अकाउंट है ये। देखो, तो ये पहले से किसी ने लिया हुआ है, तो मैं सोशल तो नहीं ले पाऊंगा, है ना। अब या तो मुझे द सोशल करना पड़ेगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी। अब स्पेलिंग मिस्टेक वालों में क्या है कि किसी को अगर मैं बताऊंगा कि हमारी कंपनी का नाम सोशल है विद डबल आई, तो उसको ध्यान में रखना मुश्किल है। वो सोशल को नॉर्मल ही स्पेलिंग किस तरह टाइप करेगा। ये एक प्रॉब्लम आती है स्पेलिंग मिस्टेक वाले में। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कई बार कि आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। अब यहाँ इंस्टाग्राम नहीं है लेकिन बाकियों में मिल सकती है, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक आपने किया हुआ है। तो ये उसका फायदा होता है, ये किसी और लैंग्वेज वाले ने क्लेम किया हुआ है। ठीक है। सो नाम के लिए निम्नलिखित हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सोशियोलिटिक्स, अच्छा नाम लग रहा है ना। मार्केट्री, अच्छा नाम लग रहा है। कंट्रोल, अच्छा, बढ़िया नाम। तो आपको बड़ा अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, नेमलिक्स पे एक नाम सर्च करना है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। आप प्रॉम्प्ट डालिए खुद से, और मुझे आप चेक करके बताइए कि क्लास 42 में वो अवेलेबल है या नहीं है, किसी ने किया है या नहीं किया। तो एक नाम आप जरा सोचिए, ढूंढिए जरा। सो नेम क्लियर होने के बाद नाउ वी हैव टू ऑल्सो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अवर डोमेन, विच विल बी अवर वेबसाइट। तो डोमेन हम चेक करेंगे गोडैडी पे या किसी रजिस्ट्रार पे। तो यहाँ पे मैं गोडैडी पे आया, एंड देन वी विल चेक, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आकर के चेक कर लूंगा। मान लीजिए सोशल पंगा मैंने किया, सोशल दंगा करता हूँ। पंगा छोड़िए, पंगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेट मी नो। नाउ सोशल दंगा .com इज अवेलेबल, है ना। वैसे नाम बढ़िया है नहीं, बट नाम है। चेक। तो गोडैडी या किसी भी रजिस्ट्रार पे आके हम डोमेन चेक करते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी है क्या। अगर मैंने सब कुछ सोच लिया, ट्रेडमार्क भी नहीं है, पता चला डोमेन ही नहीं मिला, है ना, तो बेटर है कि आपके बिजनेस नेम पे डोमेन हो। आप जैसे इसको sp.com मत करने लगिए, या sd.com मत करने लगिए। शॉर्ट फॉर्म जल्दी मत बनाइए जब तक आपका नेम बहुत बड़ा ना हो। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टीसीएस करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा है, लोग हमेशा लिखेंगे तो बड़ा होगा, बोलना भी टाइम लगेगा। तो टीसीएस आसान है उस केस में, लेकिन फिर उन्होंने टीसीएस की ही इतनी ब्रांडिंग की कि लोग टीसीएस ही जानते हैं, है ना। सो उस केस में फिर शॉर्ट फॉर्म ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अवॉइड करिए, टाटा को अपना नाम हर तरफ रखना है, इसलिए वो करते हैं। बाद में उन्होंने थोड़ी ना बनाया ऐसा कुछ भी। आप देख लो उठा के, वेबसाइट आई, ये जूडियो आया, कोई ऐसा नहीं है कि लंबा नाम है या शॉर्ट फॉर्म चला। शॉर्ट फॉर्म सिर्फ टीसीएस है उनका, बाकी सब तो ब्रांड नेम अलग ही है। सो नेम लेते समय कोशिश करनी है कि ऐसा हो जिसमें कि स्पेलिंग के चांसेस गड़बड़ होने के ना हो, बिकॉज डोमेन में भी काम आएगा। हाँ, दूसरे लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ संस्कृत के वर्ड घुसा सकते हैं, जैसे आप नेमलिक्स को बोलिएगा ना कि मुझे मेरा जो बिजनेस नेम है ना उसमें संस्कृत वर्ड यूज करो, तो बहुत अच्छे से मिक्स करता है संस्कृत के वर्ड। नेमलिक्स में ये खासियत है। तो सारे जगह पे फिट बैठना चाहिए नाम, ठीक है। सोशल मीडिया में चेक करते समय कम से कम 3 प्लेटफॉर्म जरूर चेक करिए, 3 से 4। एक इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। ये 3 4 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी जरूर चेक करिए। instagram.com/x.com/यूजर नेम, youtube.com/@यूजर नेम, facebook.com/यूजर नेम। ये 4 चेक्स हैं, ये चारों जगह पे होना चाहिए।
हमें ट्विटर पे नहीं मिला था, इसीलिए हम लोगों ने स्टेंज एक्स लगाया है, एक्स उसी की वजह से। हर जगह पे स्टेंज मिल रहा था, ट्विटर पे नहीं था, उसकी वजह से एक्स लगाया, सब जगह पे एक्स है। हेलो सर। हाँ हाँ। मैंने गोडैडी पे सर्च किया कैलकाइन लेबोरेटरीज डॉट कॉम, तो कैलकाइन लेबोरेटरीज डॉट कॉम इस पे मिल रहा है। हम्म। अवेलेबल। कैलकाइन.com मिल रहा है। कैलकाइन डॉट कॉम। हम्म। वो तो नहीं होगा आई थिंक। वो देखिए, देखिए आपका ब्रांड वही है। लेबोरेटरीज आप जानते हैं बिकॉज आप ओन कर रहे हैं ना, तो आपको पता है लोगों को क्या पता है, लोगों को वो पहला वर्ड पता रहता ये तो डोमेन टेकन। है ना। क्योंकि कैलकाइन लेबोरेटरीज लिखना भी लंबा जाएगा ना, लोगों को डोमेन नेम लंबा हो जाएगा। हम्म। कैलकाइन लैब.com भी मिले तो भी अच्छा ओके। है ना। बट ये इसमें अगर कंपनी नेम इज लेबोरेटरीज, तो उसमें लेबोरेटरीज लिखना ज्यादा ठीक है। आई थिंक लैब वुड बी, मतलब वो। डोमेन में या सोशल मीडिया पे हम लैब भी कर सकते हैं, है ना। हम्म। डोमेन या इस पे हम कर सकते हैं, बस हर जगह पे वो सेम रखना पड़ेगा। फुल फॉर्म, अब जैसे हमारा स्टेंज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, कहीं थोड़े अब कहाँ लिखेंगे इतना बड़ा नाम। तो हम तो हम्म। स्टेंज को ही करते हैं, क्योंकि बोलना आसान है ना। कैलकाइन लेबोरेटरीज अच्छा है, फिर वो ना ब्रांड नेम नहीं बनेगा, वो बैकएंड कंपनी बन जाएगी। वो बैकएंड कंपनी है, फिर आपके दवाइयों का ब्रांड नेम हो जाएगा, हम्म। yes, है yes। ना। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई दवाइयों का नेम ही ब्रांड नेम है मेरा, और उसका बनाती जैसे सन फार्मा है, सन फार्मा बना रही है, ब्रांड नेम तो उसकी दवाइयों के नाम यस यस। है ना। तो वैसे स्ट्रैटेजी में अगर हम जाते हैं तो फिर आप लेबोरेटरीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Because Calcine is not available. तो calcinelabs.com। एक बार जरूर खोल के देखिएगा कि वो करते क्या हैं। जिन्होंने जिन्होंने लिया हुआ है कैलकाइन.com, वो कर क्या रहे हैं उस पर, वो जरूर खोल के देखिएगा। हम्म। ठीक है। सो लीगल वाले प्रोसेस में एक तो नेम में ट्रेडमार्क की लीगलिटीज आएंगी, और सोशल मीडिया अवेलेबिलिटीज आपकी होनी चाहिए। लीगल में आता है सेकंड, कंपनी को सेटअप करना, एजेंसी ना। एजेंसी को रजिस्टर करने के लिए शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कंपनी मत करिए स्टार्टिंग में, बिकॉज उससे क्या होता है, आपके लीगल लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। उसमें लाइबिलिटी लाइबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं तो उसका ऑडिट होता है, ऑडिट के पैसे लगेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट्स अकाउंट सारी चीज़ें चेक होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लाइक अ सेपरेट आइडेंटिटी, वो एक इंसान की तरह है। वो इंसान का अपना पैन कार्ड होता है, वो इंसान अपने टैक्सेस भरेगा, वो इंसान खुद लोन ले सकता है ना। सर सेपरेट एंटिटी। तो शुरुआत में वो मत करिए, शुरुआत में आप शांति से एक शॉप एक्ट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। एक एक शॉप एक्ट जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बनता है, 400 रुपये के अंदर बन जाएगा। ठीक है, जो कि शॉप को रजिस्टर करते हैं हम। मान लीजिए मैंने दुकान खोल दी तो दुकान रजिस्टर होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये लगभग 300 400 रुपये में बन जाता है। कोई भी पैन कार्ड जो बनाते हैं वो बना देंगे। इसके बाद एक करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप एजेंसी चला रहे हैं तो लोगों को आप बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह जब प्रोवाइड करिएगा, इट्स बेटर कि आप थोड़ा प्रोफेशनल वहाँ पे साउंड करें। हाँ, कुछ कंपनियां आपको प्रोजेक्ट तभी देंगी जब आपके पास जीएसटी हो। जीएसटी नंबर 20 लाख के इनकम तक लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका 20 से कम है तो आप उस लिमिट के बाहर हैं अभी, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बस आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है ना। 20 लाख से जब आपका रेवेन्यू ऊपर उठ जाएगा, देन यू आर सपोज टू यू हैव टू टेक जीएसटी। लेकिन आप इस बात पे चलिए कि मैं जो प्रोजेक्ट ले रहा हूं उसमें क्लाइंट की ऐसी डिमांड है क्या कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए, मैं जीएसटी वाले के साथ ही काम करूंगा। अगर वैसा होता है तो आप जीएसटी के लिए फाइल करिए। अगर वैसा नहीं है, चलने दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका वो लोड बढ़ जाएगा हर महीने जीएसटी फाइलिंग का, है ना। और शुरुआत में जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इन सब पे फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस काम पे होना चाहिए और रेवेन्यू पे होना चाहिए। सो जीएसटी को मैं इसमें रखूंगा कि अगर आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आने लग गए जिसमें कि क्लाइंट इज आस्किंग फॉर जीएसटी,
तो ही लीजिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। ये दो से काम स्टार्ट कर दीजिए। ये आ जाएगा, आपका पैन कार्ड है, डिटेल्स हैं, तो ये बन जाएगा। कोशिश करिए कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ही करें। ठीक है। लीगल में शुरुआत में आपको इतनी ही चीज लगेगी, ये दो ही चीजें लगेंगी। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग। एजेंसी में क्या होता है, इंक्वायरीज आती हैं, कस्टमर की इंक्वायरी, सर्विसेज, किसको किसको चाहिए सर्विसेज, उसकी इंक्वायरी आती है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो आपको चाहिए एक पूरा का पूरा डेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आप डायरी में और एक्सेल शीट में काम नहीं कर सकते, बिकॉज आप एजेंसी रन कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे महीने में 12 से 14 प्रोजेक्ट मिले। तो आप मान के चलिए कि आपको 40 से 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी मिनिमम। वो भी जेन्युइन 40-50 लोग जब बात करेंगे तो 12 से 14 प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है। और जेन्युइन तक पहुंचने के लिए आपको 80 से 90 लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो उसमें से 40-50 जेन्युइन निकलेंगे। इतने लोगों का डेटा, इतने लोगों का इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करेंगे? डेफिनेटली आप एजेंसी रन कर रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे कंपनी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे उसके अंदर। हर एक को ईमेल आईडी चाहिए, हर एक को काम करने के लिए उसका अपना एरिया चाहिए, चीजें चाहिए। सो यू नीड अ बिजनेस सूट, बिजनेस सॉफ्टवेयर। ठीक है। कोई भी एजेंसी हो, आपको एक बिजनेस सूट लगेगा, एक सॉफ्टवेयर लगेगा, जिसमें कि ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। क्या क्या चीजें हो जाएंगी? सो यू नीड अ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एवरी एजेंसी इज हैविंग सीआरएम। ठीक है। यू नीड अकाउंटिंग, यू नीड कम्युनिकेशन टूल्स। टीम कैसे बात करेगी? आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे तो नहीं टीम चला सकते। टीम तो बात करनी चाहिए आपस में, है ना? तो उसके लिए चैनल्स चाहिए बात करने के। डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस तरह का। आपको लगेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हर प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगता है। ठीक है। आपको लगेगा रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर, हायरिंग सॉफ्टवेयर। जब कोई, आप एजेंसी रन कर रहे हैं, नया मेंबर कोई आपकी कंपनी ज्वाइन करता है तो उसकी ऑनबोर्डिंग लगेगी। बस ज्वाइन करने के बाद उसके साथ क्या क्या होना चाहिए। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट कहीं तो सेफ रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आएंगी। सो यू नीड रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर, रिक्रूटमेंट के लिए। एंड पीपल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये आपको लगेंगे। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर आपको लगे जा रहे हैं, देर आर सम कंपनीज जो कि ये सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज वन कंपनी जो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हर तरह के बिजनेसेस के लिए ये सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। गूगल इज अनदर कंपनी जो कि ये सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। लेकिन चूंकि हम शुरुआत में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सो कॉस्ट इफेक्टिव के लिए इन सारे कामों के लिए यू कैन यूज जोहो। जोहो जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा कई और सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। तो कभी भी कोशिश मत करिए कि मैं अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाऊं। इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप जब एजेंसी स्टार्ट करेंगे, आपसे ऐसे लोग बहुत सारे जुड़ेंगे, वो बोलेंगे कि जी हम एकदम आपके लिए सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, हम आपके लिए सर्वर बना के देते हैं। इन सब को शुरुआत में ही नमस्कार करिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, है ना? यूज रेडीमेड सॉल्यूशंस जो कि क्विकली इंप्लीमेंट होते हैं और सेफ होते हैं। आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है डेटा की। सो जोहो अच्छा है उस मामले में ना। सीआरएम में क्या होगा? सीआरएम में आपके पूरे कस्टमर डेटा रहेंगे,
लीड, कस्टमर डेटा, सब इंक्वायरीज, है ना, वेबसाइट से आई हुई इंक्वायरी, व्हाट्सएप से आई हुई इंक्वायरी, जस्ट डायल से आई हुई इंक्वायरी, सब के सब आप इसी में डालिए, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो जितनी भी इंक्वायरीज आ रही हैं सब एक जगह है। उन इंक्वायरीज के साथ जो आपकी मार्केटिंग और सेल्स टीम है वो फॉलो अप लेगी, फॉलो अप लेके उसे कन्वर्ट करेगी। कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैक्सिमम एजेंसीज क्यों नहीं चला पाते लोग? क्योंकि उनको लगता है कि उनको मार्केटिंग आती है, मतलब वो अब क्रैक कर लेंगे। यू कैन नॉट क्रैक विदाउट सेल्स। मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है ना, दोनों की क्वालिटीज ही अलग है। मार्केटिंग, आपने सामने वाले में इंटरेस्ट जगा दिया, उसको आप लेके आ गए, उसके बाद उसे सेल करना है। सेल में कई सारी चीजें होती हैं, अर्जेंसी होता है, क्लोजर होता है, ये सब होते हैं। तो अगर आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, आइदर यू हैव टू बी द सेल्स पर्सन और यू विल हैव टू हायर अ सेल्स पर्सन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, है ना। तो जोहो सीआरएम को आपकी सेल्स टीम भी यूज करेगी, मार्केटिंग टीम भी यूज करेगी, दोनों भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जोहो सीआरएम का इस्तेमाल करेंगे। जोहो की खासियत यह है कि आप एक एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए तो आप सारे एप्लीकेशंस में लॉगिन हो गए। और अच्छी बात यह भी है कि शुरुआत में आपको पे ही नहीं करना है, बिकॉज ये सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हैं। तो जब जब तक आपका बिजनेस थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाए, थोड़ा बढ़ने लग जाए, देन यू कैन कम ऑन पेड प्लान ऑफ जोहो। तो काफी हद तक चीजें ये फ्री में देते हैं। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा क्लाइंट्स उठा लिए थोड़े, देन यू कैन मूव टू पेड प्लान। तो ये है जोहो सीआरएम। ठीक है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर के साइन अप कर जाइएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन कर जाते हैं। ना सीआरएम में आपके सारे कस्टमर का डेटा रहेगा। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है सीआरएम। ना इसमें आप देख सकते हैं टॉप पैनल पे, यू कैन सी लीड का डेटा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब कस्टमर, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लीड एंड कॉन्टैक्ट। तो जैसे मैं किसी लीड में आया, लीड के सेक्शन में आए, वी कैन ऐड लीड मैनुअली ऑल्सो। वी कैन यहाँ आपको दिखाई देगा क्रिएट अ लीड। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लोगों को फॉर्म वॉर्म के थ्रू लेके भी आ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी लीड में जाता हूँ, लीड की डिटेल में जाता हूँ, देन आगे चल के मैं इस लीड को, इससे बात किया, फॉलो अप किया, और मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कस्टमर में यहाँ से, कि नाउ ही इज अ कस्टमर। तो ये सारे रिकॉर्ड्स एक ही जगह हैं सीआरएम में, हर एजेंसी यूज करती है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास धीरे धीरे हर महीने 100 100 150 लीड इकट्ठे हो रहे हैं। 4 महीने बाद यू विल बी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोज लीड्स ऑन एक्सेल शीट। खासतौर से फॉलो अप लेना, बात करना, क्या बात हुई थी वो एंट्री करना। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए इनसे कुछ बात हुई, तो मैं नोट्स में आकर के ऐड कर दूंगा कि अच्छा इनसे ये बात हुई है। मैं यहाँ पे करके एक टास्क सेट कर दूंगा कि इनसे अगली मीटिंग में क्या करना है। ठीक है। तो लीड के साथ में कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, इनको अगर मेल भेजना हो यहीं से भेज देंगे। तो सारी एक्टिविटीज, सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके। तो सीआरएम में सभी लोग चलेंगे, अकाउंट बनाएंगे, ये पैनल आएगा, इस पैनल को चेक करेंगे। एक लीड खुद से हम ऐड करेंगे मैन्युअली। क्रिएट लीड करके आप लीड ऐड करिएगा। बुक में इनवॉइसिंग होगा, इनवॉइस क्रिएट होगा, पेमेंट रिसीव होगा, कस्टमर पे करेगा, ये सारी चीजें बुक्स में होंगी। ठीक है। और जो हमारा सीआरएम है उसमें कस्टमर का डेटा रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बुक्स में आ गया, है यहाँ पे आ गए हम लोग बुक्स के अंदर। अच्छी बात यह है कि चूंकि दोनों जोहो के हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे ही कस्टमर यहाँ बना, ऑटोमेटिकली बुक्स में इनवॉइस बनेगा। कस्टमर को पेमेंट आया, सीआरएम अपडेट दिखेगा कि पेमेंट आ चुका है। सो
चूंकि सारा सिस्टम जोहो का है, तो वो कनेक्ट होके आपस में काम करता है। ठीक है। इसको यूज करने के लिए एक काम करिएगा। सीआरएम में है आप लोग, चूंकि आप लोग अभी फ्री ट्रायल में हैं, आप क्या करिए, एक चीज आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। यहाँ पे सेटिंग्स होता है सीआरएम का, सेटिंग्स। ऐसा सेटिंग गियर बना रहेगा, दिख रहा है ऊपर में सेटिंग गियर। यहाँ पे सेटिंग्स पे गए, ये हमारे जोहो सीआरएम की सेटिंग है। ठीक है। इसमें जो है आपको दिखाई देगा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस इज मोर लाइक एप्स, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, वैसा है। तो इस मार्केट प्लेस में पहला ऑप्शन है जोहो। मतलब जोहो के जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, उनको आप कनेक्ट करना चाहते हो क्या? तो यहां पे मैं आया जोहो के एप्लीकेशंस में। जोहो के एप्लीकेशंस में ही अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपको दिखाई दे रहा है जोहो। हाँ, तो जोहो फाइनेंस एप्लीकेशन जो है वो अलाउ करता है कि हम दोनों एप्लीकेशंस को, सीआरएम को और बुक्स को जोड़ सकते हैं। अगर हम जोड़ें ना भी, तो भी हम बुक्स अकेले ऐसे अलग से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप बुक्स में जाइएगा, यू विल कम टू सेल्स, यू विल क्लिक ऑन कस्टमर्स। दिखाई दे रहा है कस्टमर्स, देखिए जोहो बुक्स में, जोहो बुक्स में कस्टमर दिखाई देगा। तो जोहो बुक्स में यू कैन सी कस्टमर्स। कस्टमर में आप जा करके ऐड न्यू कस्टमर कर सकते हैं मैनुअली भी। सो एनी टाइम वी कैन ऐड अ न्यू कस्टमर। तो यहाँ पे हम कस्टमर के डिटेल्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, जो भी आपके कस्टमर का डिटेल है वो डालिए। उसके बाद आप आइए आइटम्स में। लेफ्ट साइड में आइटम्स दिखेगा। आइटम्स मतलब आप क्या बेच रहे हैं, क्या आपके सर्विसेज हैं। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग है या कोई ऐसा फिक्स्ड सर्विस है तो अच्छी बात है, यू कैन ऐड दैट इन आइटम। आइटम ऐड करने के बाद, कस्टमर ऐड करने के बाद, यू कैन ऑलवेज कम टू इनवॉइसेस, या फिर आप उस पर्टिकुलर कस्टमर के अंदर चले जाइए। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नाम उठा लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डमी टाइप दिख रहे हैं ना। मान लीजिए मैंने कोई नाम उठाया, ये। ओके। कस्टमर को ऐड करने के बाद, चलिए आइटम नहीं भी डाला तो भी कस्टमर को आप ऐड किए ना, तो उसकी डिटेल्स ऐसे दिखाई देंगे। इसमें आपको आना होता है ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शंस में आने के बाद यू कैन सी इनवॉइसेस, एंड देयर आर नो इनवॉइसेस। अब मैं यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ, ऐड न्यू इनवॉइस। तो यहाँ पे इनवॉइस बनना शुरू हो जाएगा। इनवॉइस बनते समय सारा कुछ आएगा, कब बना, क्या डेट है, कितने। इसके बाद क्या आपने सेल किया। तो हमने मान लीजिए इनको सेल किया वेबसाइट डिजाइनिंग। हेलो ठीक सर। है। तो अगर आइटम में एडेड है तब तो दिखाई देगा, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ऐड अ न्यू आइटम, न्यू सर्विस आइटम। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, या फिर मैं आइटम यहाँ से चूज भी कर सकता हूँ। कितने कितने चार्जेस आपने लगाए, मान लीजिए मैंने लगाए 35,000। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 35,000। जीएसटी कितना लग रहा है वो आप अगर ऐड कर दें, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप टैक्स वाला पार्ट हटा सकते हैं। ओके। ये बन गया टोटल अमाउंट। जीएसटी इंक्लूसिव है इसीलिए वो 35 ही रहा। आप चाहें तो जीएसटी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये बन जाएगा इनवॉइस पूरा। और जैसे ही आप इसको यहां से सेव करिएगा, नीचे में सेव एंड सेंड का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप सेव एंड सेंड करिएगा, आपके कस्टमर को इनवॉइस चला जाएगा, और वो कस्टमर उस इनवॉइस का डायरेक्ट पेमेंट वहां से कर सकता है, अगर आपने जोहो बुक्स में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया हुआ है तो वो डायरेक्टली पे कर सकता है। तो पेमेंट गेटवेज यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, रेजर पे, बैंक का पेमेंट गेटवे सब होते हैं। तो आपको बस पेमेंट गेटवे सेटअप करके रखना है, एंड यू कैन एक्सेप्ट पेमेंट ऑनलाइन।
तो बुक्स में इनवॉइसिंग आ जाती है, प्रॉपर कस्टमर का पेमेंट रिकॉर्ड होगा, पार्शियल पेमेंट भी वो करना चाहे कर सकता है, ये सारे काम हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बोले कि नहीं नहीं मैं पूरा नहीं पे करूंगा, आधा पे करूंगा, तो आप उसके पेमेंट रिसिप्ट में हाफ डाल सकते हैं कि भाई हाफ पेमेंट आया, ऐसा आप कर सकते हैं। सो जोहो बुक्स पूरे अकाउंटिंग के लिए, और जोहो सीआरएम कस्टमर के डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए। आप एक बार में अपने कॉन्टैक्ट्स में जाइएगा, आपको दिख जाएंगे आपके कितने कस्टमर्स हैं अभी तक। और चूंकि ये दोनों सेम ही कंपनी के हैं तो वो मिल के काम करते हैं। उसके लिए आपको मार्केट प्लेस में जाके इंटीग्रेशन ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने कस्टमर बनाया, आपको बुक्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे आपको इनवॉइस दिखने लगेगा उसका, अगर आपके ये दोनों एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जोड़ने का काम पेड प्लान में होगा। अभी चूंकि आप ट्रायल पे हैं इसलिए आपको दिखला रहा है जोड़ने वाला, लेकिन आप फ्री पे आइएगा तो गायब हो जाएगा फिर वो। सो कोई भी एजेंसी जब रन होती है ना, तो ये सारे सेटअप बहुत जरूरी है। ये कॉस्ट है लेकिन इसके बेनिफिट हैं। आप अगर डेटा रिकॉर्ड नहीं मैनेज करिएगा, पता चला कि कस्टमर को आप बार बार फोन कर रहे हैं, वो बोलेगा मैं तो पैसे पे कर चुका हूँ, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कहाँ पेमेंट किया उसने, तो फंस जाइएगा। आपका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने लीड्स की, इंक्वायरीज की का डेटा सही से अगर मैनेज नहीं किया, यू वोंट बी एबल टू फॉलो अप। बिना फॉलो अप के कोई चीज़ सेल नहीं होती। आपको पता ही नहीं है कि इससे फिर से बात करनी थी, कब बात करनी थी, क्या बात हुई थी, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप सेल नहीं कर पाइएगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है।